अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ लेक्चर्स को जो है वो फ्री, यानी हमने एक फ्री लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की थी। तो हमारा पेड सेशन भी चल रहा है और पेड सेशन वालों को जो है वो हम पढ़ा रहे हैं रेगुलरली। तो फ्री लेक्चर सीरीज के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पेड सेशन वालों के लिए भी है, यानी दोनों के का जो है वो ये सेम लेक्चर है। तो आज हमने जो टॉपिक करना है वो फूड साइंसेस से रिलेटेड करना है। और जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये CSS, PMS, FPSC के एग्ज़ाम्स, PPSC के एग्ज़ाम्स में ये काम आएगा टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फूड साइंसेस का है। आज हमने डाइट एंड एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर हेल्थ देखने हैं। फिर हमने देखना है जी क्वालिटी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिटोरिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अडल्ट्रेशंस वगैरह वगैरह। और जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है उनको भी आज हम जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो मैं ज़रा एक फ़ाइल ओपन कर लूँ जिसके ऊपर जो है वो मैं आपको ये समझा सकूँ सारे का सारा। रुकिएगा एक मिनट, ज़रा ये मैं एक चीज़ ओपन कर लूँ। ओके। तो मुझे जो है ये ब्लैंक स्पेस मिल गई। और अभी व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको शो किया था। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं ना किया तो देखो हमारा पेड सेशन भी होता है और हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं ताकि आपको आपकी डिग्री से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आए उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज जो है हमने फूड साइंसेस को जो है वो पढ़ना है। ठीक है। तो फूड साइंस को अब मैं आपको जो है वो पढ़ाता हूँ। देखें, जो इंसान है ना, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक मशीन की तरह है। और इंसानों को भी जिस तरह किसी मशीन को एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। कोई मशीनें बिजली से चलती हैं, कोई मशीनें पेट्रोल से चलती है। इसी तरह इंसान भी एक मशीन है। इंसान एक मशीन है और इसको भी एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हम हासिल करते हैं फूड से। ठीक है। तो फूड जो होता है ये इंसान को एनर्जी देता है। अब इंसान के अंदर जो मशीनरी है वो मल्टी फंक्शनल है। और हर चीज़ के लिए अलग-अलग एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए अलग-अलग चीज़ें चाहिए ताकि वो प्रॉपरली जो है इंसानी मशीन काम कर सके। इसलिए फिर हम खुराक खुराक लेते हैं। और जो हमारी खुराक होती है ये फिर हमारी ज़िंदगी का जो है ना ये मतलब हम जो सेहतमंद रहते हैं वो अपनी खुराक की वजह से रहते हैं, अपनी हैबिट्स की वजह से रहते हैं। तो हमारी जो खुराक होती है ना ये हमारी जो मशीनरी लाइफ है उसके अंदर बरकत भी डाल सकती है। ठीक है, उसे कम भी कर सकती है। यानी अगर कोई बंदा एक महीना कुछ ना खाए तो डेफिनेटली उसने मरना ही है। ठीक है, वो मरना ही है। बेशक कोई ये कह दे जी उसने इसी तरह ही मरना था, उसकी किस्मत में इस तरह लिखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बंदे के हाथ में रखा था। ठीक है। तो उस बंदे ने जो था ना ये फैसला किया कि उसने भूखा रहना है। तो ये आपके हाथ में है, अल्लाह ताला ने आप पे छोड़ा हुआ है कि आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते। ठीक है। और अच्छी खुराक जो है वो आपको सेहतमंद रखती है, तंदुरुस्त रखती है। आपके जो पुर्जे हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनको सेहतमंद रखती है। ठीक है। और अगर आप बुरे चीज़ें खाओगे तो आप डेफिनेटली बीमार होगे। ठीक है। तो डाइट हम यहाँ पे एक देखते हैं जी, बैलेंस डाइट। देखो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, डाइट होता है खाना पीना। जो आप खाते पीते हो ना वो होती है डाइट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली भूखे रहने को डाइट कहते हैं कि जी ये फलां बंदा जी डाइटिंग कर रहा है। वो डाइटिंग क्या होती है? वो भूखा रह रहा है। नहीं,
डाइटिंग भूखा रहना नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, एक हेल्दी डाइट ले रहे हो। डाइट का वैसे मतलब है खुराक, और बैलेंस डाइट उसका मतलब है कि आप ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसी खुराक ले रहे हैं कि जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो है ना, इसको जरा गौर करें, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो तमाम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर वो मुश्तमिल खुराक है आपकी। ठीक है। अब जो आपकी एनर्जी होती है ना बॉडी में, वो कैलोरीज में काउंट हो रही होती है। जो एनर्जी होती है वो आपकी कैलोरीज में काउंट होती है, यानी जो आपकी खुराक होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो आप उसे कैलोरीज में काउंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक जोल में कितनी कैलोरीज होती हैं। ठीक है। तो कैलोरीज, ये टर्म आपने याद रखनी है, कैलोरीज। ठीक है। अब वो जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या चीज़ें हैं। मैंने एक वर्ड बात की थी न्यूट्रिएंट्स की। तो एक जो बैलेंस डाइट है उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। कोई भी डाइट होती है ना, उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कार्ब्स, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। एक कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डाइट में, कि आप कितने कार्ब्स को ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हो। दूसरी चीज़ होती है फाइबर, कि जो आप खा रहे हो उसमें फाइबर कंटेंट कितना है। और तीसरी चीज़ होती है प्रोटीन। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डाइट में। ठीक है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस पे मजीद बताता, वरना चीज़ जो है ना वो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो ये हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है, और ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है दिमाग, आपका ब्रेन। ठीक है। ब्रेन जो है ना ये 80% कार्ब्स को खा जाता है, यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स आपकी असेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है। और जो आपके मसल्स होते हैं, जो आपके बॉडी के टिश्यूज होते हैं, उनको ये ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि रिपेयर भी करते हैं। तो जो लोग प्रोटीन्स नहीं लेते, उनके अंदर बॉडी मसल्स नहीं बनते, उनके टिश्यूज जो है वो नहीं बनते। ठीक है। फिर फाइबर, इसे डाइटरी फाइबर भी आप कह सकते हैं। जो फाइबर होता है, देखो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अगर आप एक सही अमाउंट में फाइबर ना लें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तबाह हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके इंस्टेंट इंटेस्टाइन्स में, जिन्हें फाइबर, जिनकी खुराक फाइबर है, ठीक है, जो डाइजेशन करते हैं, उनका वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर ये फाइबर नहीं मिलेगा, वो भूखे मर जाएंगे, या फिर वो आपके जिस्म में फैलने लग जाएंगे, वो आपके जो इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे बॉडी में, और फिर आप बीमार हो जाओगे। ठीक है। तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फाइबर अगर आप नहीं लेते एक ख़ास अमाउंट में, वो कितनी अमाउंट है तो इससे रिलेटेड मैं, आप मेरा एक और अलहदा व्हाट्सएप चैनल है, उसके ऊपर मैं डाइट से रिलेटेड बताता हूँ। ठीक है। और 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह जी, ना सिर्फ मैंने डाइट से अपना फैटी लीवर ठीक किया, बल्कि मैंने 6 और लोगों का फैटी लीवर ठीक किया था डाइट से, सिर्फ डाइट से। उनकी डाइट मैंने उन्हें बताई थी कि ये आप डाइट लें, ये इतना कार्ब्स लें, इतने प्रोटीन्स लें, इतना फाइबर लें, ये खाएं चीज़ें। उनका फैटी लीवर का मसला हल हो गया था। तो अभी ये टॉपिक नहीं है, वरना ऐसे डिटेल्स में बात करते हैं। फिर अगली जो चीज़ होती है वो फैट्स है। ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ। अब फैट्स जो होते हैं ना, देखो,
ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। और जो फैट्स होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फैट सोलेबल वाइटामिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी बॉडी जो है उन्हें यूटिलाइज कर ले। तो फैट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो फैट सोलेबल वाइटामिन है वो आपकी बॉडी में आ जाए। अच्छा, जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हो ना, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे जिस्म में चर्बी बन गई, चर्बी बन गई, चर्बी बन गई। देखो, चर्बी जो होती है ना वो गोश्त खाने से नहीं बनती। गोश्त के अंदर प्रोटीन होता है, उसके खाने से मसल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। या ज्यादा घी खाने से चर्बी नहीं बनती। ठीक है। उससे आपको जो है ना वो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, लेकिन चर्बी नहीं बनती। चर्बी किससे बनती है? जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है ना वो बनती है कि जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। यानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट दिन के अंदर 2 से 3 रोटियां, आप 6 6 रोटियां खा रहे हो। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, और आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आप मीठा बहुत खा रहे हो, आप शक्कर बहुत खा रहे हो, गुड़ बहुत खा रहे हो, चीनी बहुत खा रहे हो। ठीक है। तो आप रूह अफ़ज़ा बहुत पी रहे हो, आप मीठी चीज़ें, मीठे शरबत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो रही है, तो वो आपका जो लीवर होता है ना वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है फैट में। ठीक है। ये वो डाइट वाली फैट की बात नहीं हो रही, मैं उस फैट के बात कर रहा हूँ कि जो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है। सबसे पहले वो फैट जमा हो जाती है आपके लीवर में, इसे कहते हैं फैटी लीवर। फिर वो लीवर के बाहर जमा हो जाती है, फिर लीवर के साइडों पे जमा हो जाती है, और फिर वो आपके पूरे पेट में जमा होने लग जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप उतने ही लें जितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, वरना वो आपके नुकसानदेह हैं। उसके बाद वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की बात करते हैं, ये किस काम के लिए आते हैं, किस काम आते हैं? तो वाइटामिन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है। जो प्रोटीन्स है वो भी ऑर्गेनिक में आ गए। मिनरल्स इनऑर्गेनिक है। ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं ये भी बॉडी के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। बहुत सारे बॉडी फंक्शंस होते हैं जिनमें इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं मिनरल्स के बारे में, आगे चीज़ें देखते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है जी? हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, प्रोटीन्स की बात कर ली, फैट्स की बात कर ली, वाइटामिन्स की बात कर ली, मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स के बाद अगली जो चीज़ है वो है पानी, वाटर। अब आप लोग खाना जब खाते हो तो वाटर इनटेक भी करते हो, पानी भी लेते हो। आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ना उसे पानी ज़रूरी है। ठीक है। पानी ज़रूरी है ताकि वो जो खुराक एक तो डाइजेस्ट हो सके, दूसरा जो उस खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के ज़रिए ही वो आगे आपकी बॉडी में वो जाएंगे। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है। वो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है ह्यूमन बॉडी। अब एक और चीज़ अगली आ जाती है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, इन सब के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि प्रोटीन्स किस काम आते हैं बॉडी में, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। डाइटरी फाइबर जो होता है, ये फाइबर होता है, वो क्या रोल प्ले करता है, किस चीज़ में रोल प्ले करता है, तो वो डाइजेशन के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बायो मोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि बायो मोलिक्यूल्स क्या चीज़ है। देखो, जितनी भी लाइफ है ना, ये जितनी भी जानदार है वो बायो मोलिक्यूल से ही बने हुए हैं। ठीक है। और बायो मोलिक्यूल्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर नेचुरली ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? बायो का मतलब ही लाइफ है, और मॉलिक्यूल्स, तो बायो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनसे
वो चीज बनी है, वो लाइफ जो है वो बनी है। ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फिर आगे हम देखते हैं जी, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें कैटेगरी आ गई मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे के सारे आ गए आपके पास बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब इसके अलावा, मैक्रो के अलावा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अब जहां पे लफ्ज आ गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर वहां पे टर्म माइक्रो भी आ गई। फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है। कुछ और भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है। अब जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मेनली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ इनके अंदर और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर, फास्फोरस, ये चीजें भी होती हैं। ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स देखो, हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये भी एटम से बने हुए हैं। अब एटम्स जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ये इकट्ठे किस बॉन्डिंग की बेस पे होते हैं? ये बॉन्डिंग आ सकती है। तो इनके दरमियान कोवालेंट बॉन्डिंग होती है। कोवालेंट बॉन्डिंग। ठीक है। ये कोवालेंट बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये पढ़ाना है, ये बॉन्डिंग की टाइप्स जो है ना, कि कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये एक लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो कोवालेंट बॉन्ड के साथ ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एटम जो है वो जुड़े हुए हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स की हम जो है ना मेजर जो चार क्लासेस है, पहले उन्हें देख लेते हैं। पहली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है, उसका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। और एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम जो है ना वो, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, इनको पहले बॉडी तोड़ती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी तोड़ती है, ब्रोक करती है, उससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है। ग्लूकोज, यानी बॉडी के अंदर कार्ब जो होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं, यानी आप रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उससे जो है वो कार्ब्स बन जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, यानी एंड पे जो है वो ग्लूकोज बनती है। अब ग्लूकोज जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। किस काम के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फ्यूल है। आपका जो दिमाग है, ये उसकी खुराक है। और 80% जो ग्लूकोज है बॉडी का, वो दिमाग ही इस्तेमाल करता है। फिर ये आपके जो टिश्यू प्रोटीन है उसको मेंटेन रखती है। आपके जो, ठीक है, जो ये मेटाबोलाइज करती है फैट को। ठीक है। अच्छा, अब ग्लूकोज जो है, देखो, अब खुराक जो है वो स्टमक में आई, इंटेस्टाइन में गई। इंटेस्टाइन जो होती है ना, आपकी जो आंतड़ें होती हैं, उन आंतड़ों की आप समझ लो जो दीवार होती है ना, उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ग्लूकोज उन इंटेस्टाइन की वाल से एब्जॉर्ब होके आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जो खून की आपकी जो ये नहरें बह रही हैं बॉडी के अंदर, जो वेन्स है, ठीक है, जो खून की नाली है, ठीक है, उसके अंदर ये ग्लूकोज शामिल हो जाती है। और उसी ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज जो है ये पहुंच जाती है, ठीक है,
आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ और आपके ब्रेन सेल्स के पास चली जाती है। ठीक है। और मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्रेन इस्तेमाल करता है, रेड ब्लड सेल्स इस्तेमाल। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज बच जाती है वो किधर जाती है? जो ग्लूकोज बच जाती है वो आपके लीवर के पास आ जाती है वापस। खून लीवर के अंदर भी तो जा रहा है ना। लीवर को पता चल गया कि ये ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हुई। लीवर क्या करता है, कहता है अच्छा यार इसको अभी जरूरत नहीं है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। लीवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है कि कल को इसके अंदर जो है ना वो इसको खुराक ना मिली इस बॉडी को। ठीक है, तो ये जो फैट है ना इसको ही हम ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट करके तो यूज कर लेंगे। तो आपका जो जिगर है, जिगर खून नहीं बनाता, जिगर चर्बी बनाता है। ठीक है, वो खून को साफ करता है और ज्यादा ग्लूकोज हो तो उसे फैट में कन्वर्ट करता है। और फिर ये मसल्स के अंदर भी ग्लूकोज जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ये मसल्स के पास भी चली जाती है। ठीक है, अब मसल्स के अंदर क्या होता है? अच्छा, अब ये फैट के अंदर हमने स्टोर की। अब एक टर्म है ग्लाइकोजेन। एक टर्म है ग्लाइकोजेन, ये इसी के साथ ही लिंक्ड है, ग्लाइकोजेन। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोजेन है ना इसकी बात करते हैं। ग्लाइकोजेन को कहते हैं एनिमल स्टार्च भी। और जो आलू होता है आपका, पोटैटो होता है, ये एक प्योर स्टार्च है। ठीक है, जिसे उर्दू में कहते हैं निशास्ता, इस तरह निशास्ती ही कहते हैं स्टार्च को। अच्छा, अब बॉडी जो आपकी ग्लूकोज को स्टोर कर रही है ना, जिसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है, वो ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन ह्यूमन बॉडी। जो एनर्जी को आप स्टोर करते हो ह्यूमन बॉडी में, तो वो जो एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म है ना वो ग्लाइकोजन है। ठीक है। अच्छा, अब ग्लाइकोजन की भी बात कर ली हमने। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते किस किस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? देखो, ये जो आप चीनी खाते हो, जो आप शक्कर खाते हो, गुड़ खाते हो, ये किससे बनते हैं? ये सारे के सारे शुगर केन से बनते हैं। तो शुगर केन कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स है। आप रोटी खाते हो, यानी वीट, वीट के अलावा जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चावल है, वो भी एक सीरियल क्रॉप है। तो जितने भी सीरियल्स हैं उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो सीरियल्स एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर आप जो फ्रूट्स खाते हो, स्पेशली आपने देखा होगा कभी, अभी आज तो 20 जनवरी 2026 डेट है, अगले महीने में रमज़ान आ जाएगा। अफ्तारी के वक्त आप खजूर खाते हो, तो फ्रूट्स में खजूर एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। आपको क्विक, आप खजूर खाते हो आपका दिमाग क्विक काम करने लग जाता है। और जो आपको थकावट होती है आपके दिमाग को भूख की वजह से, आपका दिमाग बड़ा लेजी सा फील कर रहा होता है, वो खजूर खाती फ्रेश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसकी रीज़न यही है कि वो खजूर के अंदर डेट्स, फ्रूट है ना तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो दिमाग को क्विक जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। तो खजूर, इसीलिए कहते हैं खजूर का से जो है ना इफ्तारी करनी चाहिए, ताकि वो जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो और कार्ब्स जो है वो जल्दी आपकी बॉडी में मिले बॉडी को। शहद के अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स, मिल्क के अंदर है, चुकंदर, शुगर बीट उसके अंदर है। फिर पोटैटो, पोटैटो तो पूरे का पूरा स्टार्च है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ठीक है, इनको हम फर्दर फिर क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। यानी अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर करना है क्लासिफाई। कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, ये बातें वही मैट्रिक वाली सारी की सारी चल रही है, बस मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ। मोनोसेक्राइड्स, डाई सैकराइड्स। अभी ना मेरा बिल्कुल भी लिखने का वो दिल नहीं कर रहा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो डाई सैकराइड्स, और माउस से लिखना वैसे ही एक अजाब है। तो डाई सैकराइड्स, ठीक है। उसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, ओलिगो सैकराइड्स। फिर उसके बाद पोली पोली सैकराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब ये सैकराइड्स क्या है? ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर, ठीक है। मोनी मोनोसैकराइड, मोनो, जो लफ्ज मोनो है ना, मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो मतलब कि एक चीज, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें एक ही शुगर, और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। जो लफ्ज सैकराइड है ना, उसका मतलब होता है शुगर। एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही तरह की शुगर पाई जाती है, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही तरह की शुगर पाई जाती है, ठीक है, उसे कहती है मोनोसैकेराइड, या उसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है, वो सेम शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है, तो वो एक मोनोसैकेराइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम जी कहते हैं कि फ्रुक्टोज, ठीक है। अब फ्रुक्टोज जो है, चले हम शहद की बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, हनी की मिसाल से आपको समझ आएगी। शहद है, हनी है, हम उसको टेस्ट करते हैं कि जिसके अंदर कौन सी चीनी है, तो उसके अंदर फ्रुक्टोज निकल आएगी, ठीक है। अब ये आ गई जी फ्रुक्टोज, ठीक है। अच्छा, ये फ्रुक्टोज से बना। अब मोनोसैकेराइड्स के अंदर ना तीन मोनोसैकेराइड्स का आपने याद रखना है। मोनोसैकेराइड्स में आपने तीन मोनोसैकेराइड्स का याद रखना है, मेजर जो तीन मोनोसैकेराइड्स है। एक आपने याद रखना है, सबसे बेसिक जो है वो ग्लूकोज है। जो सबसे बेसिक मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है। फिर ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज। फिर फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये आपके लिए एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेल्स के लिए। और ब्लड शुगर, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर भी तो ये, ब्लड के अंदर ही शामिल होकर तो जा रहा है ना बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। ग्लैक्टोज, अब ग्लैक्टोज जो है ना, ये शुगर पाई जाती है जी दही में, दूध में, दूध वाले प्रोडक्ट्स में। फ्रुक्टोज ये हनी में पाया जाता है, ठीक है। अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि विच वन इज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को कंसीडर किया जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगला मैंने आपको बताया था डाई सैकराइड्स। अब डाई का मतलब होता है डी,
आई डाई का मतलब होता है दो। तो डाई साइक्राइड्स जो होते हैं ना, ये वो शुगर्स होती हैं कि ये जिनके अंदर दो मोनोसैकेराइड्स हों। यानी डाई सैकेराइड्स उन शुगर्स को कहते हैं जो बनी हुई हैं दो मोनोसैकेराइड्स से। यानी डाई सैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स होंगे। डाई सैकेराइड्स जो शुगर है उसमें दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, दो डिफरेंट शुगर्स होंगी। डाइसैकेराइड्स के अगर एग्जांपल्स देखी जाए, हमारे पास सुक्रोज है, ये एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज। अब सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है ये किस चीज से मिलके बनी होती है? सुक्रोज जो ये हम आम घर में चीनी नहीं खाते, जो आम घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज है। ठीक है, जो आम घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज है, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। ये जो सुक्रोज है ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनी है। अब वो दो मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? एक ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज है। एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। फिर लैक्टोज है एक डाइसैकेराइड, लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये दूध के अंदर होता है। ये पेपर में अक्सर एमसीक्यू आता है कि लैक्टोज कहाँ पे होता है, ये दूध में होता है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर भी दो शुगर्स है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। दो मोनोसैकेराइड्स है लैक्टोज में भी, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। फिर एक और डाइसैकेराइड है, माल्टोज। माल्टोज। अब जो माल्टोज है, ठीक है, ये बनता है जब स्टार्च डाइजेस्ट होती है ना, तब ये माल्टोज बनता है। तो माल्टोज के अंदर भी दो मोनोसैकेराइड्स है, एक ग्लूकोज है, ठीक है, एक ग्लूकोज है और एक, बल्कि ये दोनों ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज जो है वो बनाती है। यानी ये डाइसैकेराइड है जिसमें दो शुगर के है, वो दोनों ही ग्लूकोज के हैं। ठीक है। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगो लफ्ज निकला हुआ है आठ से। ओलिगो का मतलब होता है एट। वो चीनी के जिसके अंदर आठ मोनोसैकेराइड्स, बल्कि ओलिगो का मैं आपको आठ नहीं, मैं बताता हूँ ओलिगो का आपको। आठ नहीं है ओलिगो में, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो शुगर्स है कि जिनके अंदर तीन से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स पाए जाएं। तीन से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तीन से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स जिस शुगर में पाए जाएं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तीन से लेके 10। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको तीन से लेके आठ भी मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको तीन से लेके आठ भी मिलेगा। अब इसकी जो एग्जांपल है वो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है, ग्लैक्टो ओलिगोसैकेराइड है, रफिनोज। ठीक है, डिफरेंट आपको ये मिल जाएगी इसकी एग्जांपल्स में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी एग्जांपल। ज्यादा पेपर में यही आता है कि लैक्टोज किधर पाया जाता है, लैक्टोज में कौन सी शुगर है, सुक्रोज क्या होता है उसमें कौन सी शुगर है, ग्लूकोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। पोली, ये पोली वाली चीनी कौन सी है? ठीक है, जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो ये कौन सी वाली चीनी है? ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं कि जिसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो मोनोसैकेराइड्स पाए जाए। यानी आप कह सकते हैं कि 10 क्या 10 से भी ज्यादा।
ठीक है, यानी 10 से ज्यादा जब बात चली जाती है तो वो फिर पॉलीसैकेराइड्स में आ जाता है। अब इसके अंदर स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है। ये याद रखना कि अगर पेपर में सवाल आ गया कि स्टार्च क्या है, मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च, देखो स्टार्च जो होती है इसका आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो पौधा होता है ना, पौधा, प्लांट, पौधा, पौधे को भी खुराक चाहिए होती है, वो भी खुराक को हासिल करता है, और जो उसकी इजाफी खुराक होती है उसको वो स्टोर करता है। तो जो प्लांट होता है वो जब अपनी इजाफी एनर्जी को स्टोर करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को, अपनी एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। आलू एक स्टार्च है, तो आलू का पौधा क्या करता है, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो आलू की शक्ल में स्टोर कर देता है। इसके मुकाबले में ग्लाइकोजन, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में होती है, और इंसान भी एक एनिमल है। तो जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग इंसान, वो अपनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है। वो अपने ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। ये बात याद रखना कि स्टार्च की फॉर्म में कौन स्टोर करता है, प्लांट्स। ग्लाइकोजन की फॉर्म में कौन स्टोर करता है, एनिमल्स। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है पॉलीसैकेराइड वो है सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज जो है ना, ये हमारे बायोस्फीयर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेलुलोज। ये जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, ये सेलुलोज ही होता है सारे का सारा। ठीक है। तो जो प्लांट्स का स्ट्रक्चरल मटेरियल है, ठीक है, उसका जो मेन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो ये प्लांट्स के स्ट्रक्चरल मटेरियल का, ठीक है, वो सेलुलोज ही है। और सेलुलोज को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देखो लकड़ी सेलुलोज है, तो सेलुलोज का आप फर्नीचर भी बनाते हो, उसको जलाते भी हो, उसकी बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाते हो, लकड़ी की बनती है ना, वुड की बनती है। फिर कॉटन, कॉटन भी एक सेलुलोज है, याद रखना, पेपर में आ सकता है कि कॉटन क्या चीज़ है। कॉटन भी एक सेलुलोज है। ठीक है। कॉटन से आप फाइबर बनाते हो, कपड़े बनाते हो। पेपर, वो भी एक सेलुलोज है। कागज जो होता है, कागज जो होता है ये भी, आप जो है ना जब बनाते हो तो जो पल्प बनता है, और पल्प से फिर आगे वो कागज बनता है, वो प्योरली ये सेलुलोज है। तो ठीक है। तो कॉटन और पेपर ये प्योर सेलुलोज के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है। फिर एक और चीज है, वो है काइटन। CHTIN, काइटन। ठीक है। ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो फंजाई की सेल वाल्स में पाया जाता है, या आर्थ्रोपोड्स का जो बाहर वाला स्केलेटन होता है उसके अंदर। जो कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे ना, कीड़ों के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके ऊपर एक कवच सा होता है। ठीक है, उनकी बॉडी के बाहर एक कवच सा होता है। मुख्तलिफ आपने कीड़े देखे होंगे कि उनकी जो अपर सरफेस होती है थोड़ी सख्त होती है, उनको बड़ा जोर से मारना पड़ता है फिर मरते हैं। तो वो जो अपर सरफेस जो बड़ी सख्त सी होती है वो काइटन होता है। ठीक है। और और ये जो है ना, काइटन जो है, ठीक है, इसे कंपेयर किया जा सकता है पॉलीसैकेराइड सेलुलोज के साथ।
ठीक है। और अगर फंक्शंस में देखा जाए तो इसे कंपेयर किया जा सकता है प्रोटीन केराटीन के साथ। अच्छा, ये जो आपके नाखून होते हैं ये कौन सी प्रोटीन होती है? आपके जो बाल होते हैं ये कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपकी बॉडी में जब आगे प्रोटीन का आ गया तो ये काइटन को ना आपने अभी लैदा रखे, इसे पॉलीसैकेराइड्स में नहीं डालना काइटन को। ये वैसे मैंने आपको काइटन का जिक्र किया। अब आ जाते हैं जी आगे, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, अब आगे प्रोटीन्स की बात करते हैं। देखो, प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं ना तो हमारी बॉडी के ये चीफ बिल्डर्स हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स वगैरह बने हुए हैं, जितने भी टिश्यूज बने हुए हैं, वो प्रोटीन्स ने बनाए हुए हैं। तो ये चीफ बिल्डर है आपकी बॉडी के। ठीक है। और प्रोटीन्स जो है वो कार्बन से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, और कभी कभार इसमें फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं। प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स को सिंथाइज करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, ट्रिप्सिन को, पेप्सिन को, ठीक है, सिंथाइज करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेपर में अक्सर आ जाता है कि पेप्सिन क्या चीज़ है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, और आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है, पेप्सिन का क्या रोल है। फिर हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज। और ये पहले मैंने सिंथेसाइज कहना था एंजाइम्स के लिए भी। एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, और हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स। अब हॉर्मोन्स कौन से? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। याद रखना, इंसुलिन एक हार्मोन है। आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है। तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है, उसे कंट्रोल करती है इंसुलिन। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। ठीक है। इंसुलिन को कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो रिलीज करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, इंसुलिन जो है रिलीज होती है बीटा सेल से। जो बीटा सेल्स है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये पैनक्रियाज के अंदर होते हैं, इसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। उसके अंदर ये बीटा सेल्स होते हैं, वहां से इंसुलिन जो है ये रिलीज होती है। तो ये बेसिकली पैनक्रियास से, PANCREAS, पैनक्रियास। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से रिलीज होती है, और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है। फिर एड्रेन एड्रेनलीन, ADRENALINE, एड्रेनलीन। अब जो एड्रेनलीन है, ये कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो रिलीज करता है? ये हार्मोन है। ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है ये, तो किडनीज। ठीक है, किडनीज। ठीक है, ये किडनीज जो है ये रिलीज करती है। तो ये रिलीज कब होती है? जब आप खतरा महसूस करते हो, किसी चीज का खतरा होता है, जब आपको डर होता है, कोई इमरजेंसी आपको फौरन बन जाती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये जब आप एक्साइटेड होते हो, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, वो बेशक एग्जाम्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, स्ट्रेस के अंदर ये रिलीज होता है। ठीक है। अब ये करता क्या है? ये जो एड्रेनलीन है, एड्रेनलीन जो हार्मोन है, ये करता क्या है? ठीक है, ये क्या करता है जी, कि ये जो आपका ब्लड होता है ना, उसको ज्यादा पंप करने लग जाता है। ये हार्मोन ब्लड को ज्यादा पंप करने लग जाता है, ये मसल्स और ब्रेन तक ज्यादा ब्लड जो है ना तेजी से पंप होने लग जाता है। फिर जो आपकी एनर्जी होती है उसे मोबिलाइज करता है, और ऑक्सीजन मसल्स को ज्यादा देने लग जाता है, इसलिए तो आपको सांस फूलने लग जाता है। क्योंकि ये हार्मोन रिलीज होने से आपके जो फेफड़े हैं वो ज्यादा जो है वो काम करने लग जाते हैं। और वो क्यों काम करने लग जाते हैं? ताकि ज्यादा से ऑक्सीजन जो है मसल्स को पहुंचे।
ठीक है। और इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ताकि आपको इमीडिएट एनर्जी मिले। ठीक है। और ये जो पेन होती है आपको क्राइसिस के अंदर, उसको डिक्रीज कर देता है। आपको अक्सर अक्सर होता है कि आपको कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको वक्ती तौर पे नहीं पता चलता किसी दर्द का या किसी चीज़ का, तो बाद में एकदम ही आपको वो होने लग जाती है। ठीक है। मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे तब नहीं पता चला दर्द का, लेकिन बाद में मुझे अच्छा खासा जो था वो फील होने लग गया। तो इसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन्स को भी बनाने के लिए सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। पेप्सिन को बनाने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, देखो कौन कौन से एंजाइम्स को ये बनाती है प्रोटीन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन। हॉर्मोन्स कौन कौन से प्रोटीन से बनते हैं। इंसुलिन, एड्रेनलिन। ठीक है। फिर कैरियर कैरियर प्रोटीन्स, बॉडी के अंदर कैरियर प्रोटीन्स भी होती है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, जिसे आप एच बी कहते हो, आप लोग जब ब्लड टेस्ट करते हो तो आप कहते हो जी हमारे ब्लड टेस्ट में इतने एच बी आए हैं। वो एच बी से मुराद होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन, एच बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ। HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके खून में होते हैं, आपके ब्लड में होते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, ये आयरन रिच प्रोटीन, बेसिकली हीमोग्लोबिन इज एन आयरन रिच प्रोटीन। ठीक है। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन, जो ये सेल्स होते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है। तो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये आयरन रिच प्रोटीन होते हैं हीमोग्लोबिन, और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ये खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। यानी जब खून आपका फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है, तो उसी खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो लंग से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने साथ साथ बॉडी के सेल्स तक ले जाता है। तो सारी की सारी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो जब जब खून जो है वो फेफड़ों में जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ 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 के आगे बॉडी तक पहुंचाता है। अगर आप कम प्रोटीन ले रहे हो, अपनी डाइट में कम प्रोटीन ले रहे हो, अगर आप कम आयरन ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके जो हीमोग्लोबिन होंगे वो कम से कम बनेंगे, आपका जो एच बी होगा वो कम से कम होगा। और जब आपका एच बी कम होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, और इसका ये मतलब है कि वो आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो वो सही तौर पे काम नहीं कर पा रहे। उनकी ग्रोथ भी, उनका जो साइकिल है वो भी सही नहीं चल रहा। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, एच बी, इसलिए कहते हैं कि अपने एच बी का ख्याल रखें। तो हम कहते हैं जी इतने एच बी है जी, इसका खून कम हो गया। एच बी से खून कम नहीं होता। एच बी से मुराद है कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक कैरियर प्रोटीन्स है, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के स्पेलिंग मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। HAEMOGLOBIN। ठीक है। फिर कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, स्पेलिंग में बताता हूँ, CONTRACTILE प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से हैं जी, तो ये है मियोसिन और एक्टिन। अच्छा, प्रोटीन जी, मैंने एक वर्ड बोला था सिंथेसाइज, मैं दोबारा ना ये चीज़ें लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे की ना मिस ना हो। तो प्रोटीन जो है ये क्या चीज़ सिंथेसाइज करते हैं जी। आज मैं वैसे ही थोड़ा डाउन था, और आप लोगों को जो था, मैंने कहा यार फ्री लेक्चर जो है ना वो काफ़ी देर से अपलोड नहीं किया, तो
एक जो है ना अच्छा सा फ्री लेक्चर जो है करता हूँ, जिसमें से कोई एक दो एमसीक्यू जो है वो लाजमी पेपर में आ जाए, ताकि आप लोगों का जो है ना वो मसला सोल्व हो। तो इंजाइम्स की बात करते हैं। इंजाइम्स की बात करते हैं, तो आप लोगों ने भी फीडबैक लाजमी देना है इस वीडियो के नीचे ना, फीडबैक लाजमी देना है। तो इंजाइम्स कौन कौन से हैं जी? इंजाइम्स के अंदर आपके पास आ गया, मिसाल के तौर पर पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आ गया एंजाइम्स में। हॉर्मोन्स की बात की थी। हॉर्मोन्स में आपके पास आ गया, कौन कौन सा बताया था मैंने आपको? इंसुलिन बताया था, और एड्रेनलिन। ये आ गया आपके पास हॉर्मोन्स। फिर हमने बात कही थी जी, कैरियर, कैरी करता है ना, इसलिए कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कौन सा था हमने जिक्र किया था? वो था हीमोग्लोबिन, एच बी, आयरन रिच प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। ओके। इसके अलावा मैंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा जिसकी बात की है, दो की बात की है। ठीक है, मैं रेड कलर से लिखने लगा हूँ। मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन, ये कौन से प्रोटीन्स हैं जी? इन्हें हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये स्पेलिंग जो है ना थोड़े से गड़बड़ होगी। के एक मिनट, रुके एक मिनट। तो ये कौन से हैं? ये है कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन। आपको पता होना चाहिए जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मायोसिन, एक्टिन वगैरह, इनके बारे में भी आपने लाजमी देखना है। ठीक है, ये मायोसिन वगैरह क्या है? ठीक है, मायोसिन और एक्टिन के बारे में लाजमी देखिएगा, इसके बारे में लाजमी देखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और क्या क्या बनाते हैं बॉडी के अंदर? प्रोटीन्स और बनाते हैं जी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से हैं? इसमें आपके पास आ गया कोलेजन। ठीक है, कोलेजन आ गया। अब कोलेजन क्या होता है? आप लोगों ने ये पहले भी लफ्ज़ सुना होगा। ठीक है, ये बहुत ही एक आम सी टर्म है, कोलेजन। कोलेजन जो होता है ना, ये बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इनसे बनता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अभी जो कोलेजन होता है, ये जो आपकी स्किन होती है, ठीक है,
ये इसको फ्रेम करता है, आपकी बोन्स को फ्रेम करता है, आपके मसल्स को, टेंडन्स को, कार्टिलेज को, ब्लड वेसल्स को। ठीक है। आपकी जो स्किन होती है इसकी वजह से फर्म रहती है, प्लम्प रहती है। ठीक है। जब आपके कोई टिश्यू खराब हो जाते हैं तो उनको हील करने के लिए कोलेजन इस्तेमाल होता है। कहीं आपको इंजरी हो जाती है तो कोलेजन आके रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है। अब कोलेजन की भी तीन टाइप्स हैं। जो टाइप वन कोलेजन है वो इस्तेमाल होता है बोन्स और टेंडन्स में। जो टाइप टू कोलेजन है ये कार्टिलेज में है। टाइप थ्री स्किन और ब्लड वेसल्स में है। ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे कोलेजन का भी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन जो है वो आपकी बॉडी में कम होने लग जाती है। ठीक है। जब कोई ज्यादा शराब पीता है, स्मोकिंग ज्यादा करता है, सोता नहीं प्रॉपरली, एक्सरसाइज नहीं करता, तो कोलेजन जो है उसकी बॉडी में बनना कम हो जाते हैं। ठीक है। कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी भी होना चाहिए बॉडी में, जिंक भी होना चाहिए, कॉपर। अब जिंक, कॉपर, मैंगनीज ये मिनरल्स हैं। तो कोलेजन बनाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ जो है वो आपको ये भी चाहिए, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, मैंगनीज वगैरह भी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फिर एक होते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं जी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को बनाने के लिए भी। अब प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कौन से हैं? प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ये कौन से होते हैं बॉडी में? ये होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो आपके इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबॉडीज में ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब एंटीबॉडीज की शेप कौन सी होती है ये भी पेपर में आ सकता है। तो ये वाई शेप होती है, वाई शेप। ये वाई शेप प्रोटीन्स है जी। ठीक है। और ये आपके इम्यून सिस्टम में होती है। और जो भी आपके इम्यून सिस्टम में कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन आ जाता है, ठीक है, उनको ये आइडेंटिफाई करती हैं, उनको ढूंढती हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के फिर ये मारती हैं। ये एंटीबॉडीज जो है वो आपके जिस्म के अंदर होती हैं। ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को, टॉक्सिन्स को ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारती हैं। और एंटीबॉडीज को हम एंटीजेंस भी कहते हैं। एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस भी हम कहते हैं। एंटीबॉडीज को हम एंटीजेंस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्किन होती है, ठीक है, उसके अंदर होता है मेलानिन। स्किन के अंदर क्या होता है? स्किन के अंदर होता है मेलानिन। मेलानिन। ये जो आपकी स्किन डार्क है या लाइट है, ब्राउन है, ये सारे का सारा मेलानिन जो होता है ना, ये स्किन कलर को देख रहा होता है। ठीक है। मेलानिन। तो मेलानिन जो है ना, अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि स्किन कलर किसकी वजह से होता है, तो मेलानिन की कमी या ज्यादती की वजह से होता है। अगर मेलानिन ज्यादा आ जाए तो स्किन डार्क हो जाती है, मेलानिन कम हो तो स्किन जो होती है वो लाइट कलर की होती है, फेयर कलर होता है। ठीक है। तो मेलानिन। उसके बाद ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए और आरएनए, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। तो ओके। अब प्रोटीन जो है ना, आपको बता दिया जी। प्रोटीन होता किस किस में है? ये प्रोटीन पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। जो आप दालें वगैरह खाते हैं ना, उनमें प्रोटीन होता है, पल्सेस में। दालें जो होती है ना, पल्सेस, उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है फिर गोश्त में होता है, बीफ में, मटन में, चिकन में, फिश में। ठीक है। इनमें प्रोटीन होता है। फिर ये आपको अंडे में मिलता है।
प्रोटीन आपको ग्राउंड नट्स में मिलता है। ये जो पीनट्स है ना, बहुत अच्छे हैं। पीनट्स है, ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है पीनट्स। फिर बीन्स के अंदर, होल सीरियल्स में प्रोटीन आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन समहाउ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ठीक है। अब अगली चीज जो होती है, अगली चीज जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स को डिस्कस करें और अमाइनो एसिड्स को डिस्कस ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो, जो प्रोटीन्स होती है ना, ठीक है, ये बनती हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है। और अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं, इनके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है। और इनके अंदर का कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। अच्छा, अब अमाइनो ग्रुप का भी एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन सा अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप कौन सा है जी? अमाइनो ग्रुप है NH2। ठीक है। और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कौन सा है? ये है COOH। COOH। ठीक है। अब जो कार्बोक्सिल, अच्छा आगे चलते हैं। अब वैसे तो 22 अमाइनो एसिड्स है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर ना, अगर देखा जाए तो नेचर में 22 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। लेकिन जो हमारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स हैं, उनमें 20 तरह के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है। और अमाइनो एसिड्स जो है, ठीक है, ये 20 तरह के हैं। अमाइनो एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। 20 में से जो 11, 20 में से 11, एक मिनट मैं फिर भी चेक कर लूं कि ये 10 है या 11 है। एक मिनट रुकिएगा, मैं काउंट ही कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ। 20 में से 11। वैसे तो नेचर के अंदर 22 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में 20 है। ठीक है, हमारी बॉडी में 20 है। 20 में से 20 हैं जी हमारी बॉडी में। 20 में से 11 जो है उन्हें कहते हैं नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन्हें नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? इन्हें नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, यानी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। बाकी जो नो है, उन्हें हम कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं बाकी 9। ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ये हमने अपनी डाइट से ही पूरे करने हैं। ठीक है। ये डाइट अच्छी होगी तो ही ये अमाइनो एसिड जो है ना हमारे पूरे होंगे। तो बाकी के जो नो है, ये हमारी डाइट से ही जो है वो हमें मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, ये टोटल 11 है। ठीक है। और जो असेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ये वो है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और ये 9 है। ठीक है, ये 9 है।
फिर उसके बाद अगर बात करें तो और क्या क्या चीज़ है जी, और इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन्स को अगर क्लासिफाई करें तो चार लेवल्स की प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, चार लेवल्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, जिन्हें नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। फिर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जो कि ये भी लॉन्ग चेन प्रोटीन्स ही होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को हम प्लेटेड शीट भी कहते हैं, ठीक है। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। फिर इसके अलावा क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आते हैं। अच्छा, अब प्रोटीन्स के अगर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन्स को हम कंपोजिशन के लिहाज से तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल प्रोटीन होती है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन कौन सी होती है? अगर कंपोजिशन में प्रोटीन्स को डिवाइड करें तो सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड से बनी हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स हों, उसको कहते हैं हम सिंपल प्रोटीन। उसको हम कहते हैं जी सिंपल प्रोटीन, जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से बनी हो। इस तरह कोलेजन है, इलास्टिन है, ठीक है, और केराटिन है। अब इन चीजों को जरा देखिएगा, ये मैं लिखने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एमसीक्यू भी पेपर में आएंगे। एक कोलेजन है, फिर इलास्टिन है, और फिर आपके पास आ जाती है केराटिन। ओके, अब कोलेजन की बात करते हैं। कोलेजन क्या बनाती है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं, बोन्स होती हैं, ठीक है, कार्टिलेज वगैरह, ये सारा कुछ कोलेजन से बनता है। इलास्टिन क्या बनाती है? लिगामेंट्स, टेंडन्स और आर्टरीज को, ठीक है। किराटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, किराटिन। किराटिन से बनता है, आपके बनते हैं ये नेल्स, जिसका मैंने आगे जिक्र भी किया था, आपके बाल। तो आपकी बॉडी में जितने भी ये नेल्स, आपकी बॉडी में जितने भी बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर्स होते हैं, सारे के सारे ये केराटिन प्रोटीन से ये बने हुए हैं। हॉर्न्स, सींग, ठीक है, होप्स, खुर जो होते हैं जानवरों में, फिर फीदर्स, पर भी इसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोटीन्स के अंदर ये तीन आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अगली प्रोटीन की, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। अच्छा, अब कॉन्जुगेट प्रोटीन्स क्या होती है? ये वो प्रोटीन्स होती हैं कि जिनके अंदर नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट भी होता है और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। PROSTHETIC, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है कॉन्जुगेट प्रोटीन में, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स जो है ये नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट और अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। इसकी मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, फोस्फोप्रोटीन है, ठीक है, और लिपोप्रोटीन है। अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं, मैं लिखता हूँ इसको ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर उसके बाद फोस्फो
फोस्फोप्रोटीन और फिर लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, इसके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। फिर फोस्फोप्रोटीन के अंदर क्या होता है, फोस्फेट जो होता है वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और लिपोप्रोटीन में क्या है कि जो लिपिड्स हैं वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है। और जो तीसरी टाइप है प्रोटीन्स की वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो तीसरी टाइप आ जाती है प्रोटीन्स में वो है, कंपोजिशन के हिसाब से, वह डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स। ड्राइव प्रोटीन्स वो होती हैं कि जो नेचुरली प्रोटीन्स ना, ठीक है, वो हों, इन्हें हम खुद जो है वो सिंथेसाइज करें। ठीक है। और ड्राइव प्रोटीन्स को हम इंजाइम्स के ज़रिए, ठीक है, या केमिकल एजेंट्स के ज़रिए जो है बनाते हैं। ठीक है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे पेप्टून्स है, और पेप्टाइड्स है, और प्रोटियोसिस है। ठीक है, पेप्टून्स। इसके एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं पेप्टून्स। पेप्टून्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए पेप्टाइड्स। बाकी प्रोटीन का फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, इनको बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है। और इंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेटिंग। ओके। तो इंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो उनको रेगुलेट करती हैं प्रोटीन्स। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स, केराटिन प्रोटीन है, वो बालों को, नाखूनों को, परों को, होंठ को, चूंचों को वो बनाते हैं। ठीक है। और जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, ये थे हमारे पास प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं जी लिपिड्स की। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। लिपिड्स के अंदर आपके पास फैट्स है एंड ऑयल्स। फैट्स है और ऑयल्स है। ठीक है। तो लिपिड जो है ना, ये फैट्स और ऑयल्स के लिए, वैक्सीज के लिए, ये जो फैट लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना, ये फैट लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। स्टीरॉइड्स, याद रखिएगा, जो स्टीरॉइड्स हैं ये फैट लाइक मॉलिक्यूल्स है। ओके। तो जो बेसिक यूनिट है लिपिड्स का, वो ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है। आपने ये याद रखना है, एमसीक्यू। जो लिपिड्स का बेसिक यूनिट है वो है ट्राइग्लाइसराइड। जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल का, तो वो जो रिपोर्ट आती है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की लिखा होता है कि आपकी बॉडी में इतने ट्राइग्लाइसराइड्स है। ठीक है। तो वो उसके अंदर
इन्हीं के बारे में जो है ना वो जिक्र किया होता है। ठीक है, कि आपकी बॉडी में इतने ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स इकट्ठा लिखना है। बस मैं माउस से लिख रहा हूँ और मेरा एक तो वैसे दिल नहीं कर रहा लिखने का, तो वो माउस जो है ना ये चेंज किया है मैंने, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, अभी हाथ सेट नहीं है इसके ऊपर। ठीक है। अब जो फैट्स होती हैं, ठीक है, ये सॉलिड होती हैं। ठीक है। फैट्स और, अच्छा अब इसमें फैट्स और ऑयल्स लिखा है ना मैंने, तो फैट्स और ऑयल में फ़र्क क्या है? जो फैट्स होती है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, और जो ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है। जब आप फैट्स को हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो रखते हैं, तो वो, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती हैं ऑयल में। ठीक है। आप फैट्स को आप ज़्यादा टेम्परेचर में रख के ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट्स को मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बरक्स जो ऑयल होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम हीट से ही जो है ना वो मेल्ट हो जाते हैं ऑयल्स। ठीक है। जो फैट्स होती हैं ये मेनली एनिमल सोर्सेज से हासिल की जाती हैं, और जो ऑयल्स होते हैं ये प्लांट सोर्सेज से हासिल किए जाती हैं। ठीक है। लिपिड्स है। लिपिड्स 9.1 कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम जो है ये बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो फैटी एसिड्स है इनकी भी जरा बात कर लेते हैं। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का अगर आ जाएगा वो क्या चीज़ है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हर फैटी एसिड में कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या आप कह लो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हर फैटी एसिड में। और जो फैटी एसिड्स होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। सॉरी, फैटी एसिड्स जो है वो कुछ आपको सैचुरेटेड भी मिलेंगे और कुछ अनसैचुरेटेड भी मिलेंगे। ठीक है। फैट्स भी होती हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होती हैं, कुछ सैचुरेटेड होती हैं। जब आप कुकिंग ऑयल, आपके घर में कुकिंग ऑयल का पैकेट होगा, उसको ज़रा पढ़िएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो लिखा होगा कि सैचुरेटेड इतना है और अनसैचुरेटेड इतना है। ठीक है, उसके ऊपर मेंशन होगा। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं। ठीक है। तो अब ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये मैं पहले बात बता चुका हूँ कि ये बेसिक यूनिट है लिपिड्स का, यानी फैट्स और ऑयल्स का। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स। आगे, एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा पानी पी लूँ। ओके। अब आगे चलते हैं जी। अब ये जो फैट्स हैं इनका सोर्स क्या है? तो फैट्स आपको पता है कि आपको फैट्स मिल जाती है घी में, बटर में, चीज़ में, मीट में, अंडे की जो योक होती है उसमें। ठीक है। अंडे की जो होती है जर्दी होती है उसमें फैट होती है। फिर दूध में फैट है। नट्स, ये पीनट में फैट है, अच्छी वाली फैट है पीनट्स में। ठीक है। अब फैट्स की मैंने बात की थी कि एक सैचुरेटेड होती है, एक अनसैचुरेटेड होती है। ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते, और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होती हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, और वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होती हैं। जो बटर और घी है ये सैचुरेटेड फैट्स है, और जो ऑयल्स है ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ये पेपर में आ सकता है कि ऑयल जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है, और बटर और घी जो है ये सैचुरेटेड फैट्स में आ जाते हैं।
जितना ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैट्स को इनटेक करते हो, जितनी ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैट्स को लेते हो अपनी डाइट में, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उतना बढ़ जाता है। यानी आप वो चीज़ इस्तेमाल किया करें अपनी डाइट में जिसमें सैचुरेटेड फैट ना हो, ताकि आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, वो ना बढ़े और आपको दिल की बीमारियां ना हो। ठीक है। तो ठीक है, तो आपने सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, फिर एक होती है ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांस फैट वाली। ठीक है। अब ट्रांस फैट किसे कहते हैं? ठीक है, ये अनसैचुरेटेड फैट की ही एक टाइप है। ठीक है। और हम जो बिस्किट्स खाते हैं, ये जो ब्रेड वाली, जो बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन सब में ट्रांस फैट होती है। ये जो ट्रांस फैट वाली चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली इंडस्ट्री में तैयार हो रही होती हैं और ये प्लांट ऑयल से बन रही होती हैं। ठीक है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो ट्रांस फैट्स होती हैं, इनका जो है ना, ये बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसकी वजह से जो है ना, ये जो बेकिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी बेकरीज वगैरह होती है, वो इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है। लेकिन ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और ट्रांस फैट को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांस फैट चीज़ों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। यानी ब्रेड जो है वो फौरन ख़राब नहीं हो जाती, वो 5-6 दिन के बाद ख़राब होती है। रस बिस्किट्स, तो बेकरी वाले या बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, वो ट्रांस फैट को इसलिए इस्तेमाल करती है। एक तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा शेल्फ लाइफ चीज़ की बढ़ जाती है। लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह किस तरह? ठीक है। ट्रांस फैट्स जो है ना, ये हमारी बॉडी को, पहली बात है, चाहिए ही नहीं। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है ही नहीं। ये तो आप अपनी बॉडी के ऊपर जुल्म करते हो खा के। ठीक है। जो बंदा जितनी ज्यादा ट्रांस फैट खाएगा, उसे दिल के मर्ज उतने बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ट्रांस फैट खा के, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, एलडीएल और एचडीएल का। एल डी एल और एच डी एल, इन दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एल डी एल और एच डी एल। एल डी एल से मुराद है लो डेंसिटी। ठीक है, लो डेंसिटी ये लिपिड आ गया। अच्छा, एल डी एल है ना, इसे कहते हैं बैड फैट। ये बैड कोलेस्ट्रोल है। बैड फैट नहीं कहेंगे, बैड कोलेस्ट्रोल कहेंगे इसे। एल डी एल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और अकेला लिपिड नहीं कहना, इसे कहना लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैं लिख भी देता हूँ आगे। आगे ना मैं इसको लिख भी देता हूँ। लो डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे बैड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रोल है। तो जितनी आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हो, आपका बैड कोलेस्ट्रोल उतना बढ़ जाता है। अब ये आपकी जो खून की जो शरेयानें होती हैं, ठीक है, जो खून आप कहते हैं ना, उसकी दिल के जो है ना, इतने वो बंद हो गए, वाल बंद हो गए, दिल भी आपको पढ़ाएंगे जी। और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको बताऊंगा मैं। तो
जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये खून की जो नदी और नाले हैं आपके जिस्म के अंदर, उसके अंदर ये नीचे बैठ जाती है। ठीक है, ये जब बैठ जाती है, ये मूव नहीं करती, उधर जमने लग जाती है। जिस तरह दरिया के अंदर रेत नहीं बैठने लग जाती है, और रेत बैठ के जो है वो दरिया को फिल करने लग जाती है, और दरिया के अंदर पानी जो होता है फिर बाहर की तरफ आने लग जाता है। तो ये क्या करती है कि जी, ये लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है, ये भी खून की जो नालियां होती है उसमें नीचे बैठने लग जाती है, और बैठ बैठ के ये जमा होने लग जाती है। और खून की नालियों में जो रास्ता होता है वो तंग होने लग जाता है, और फिर क्या होता है कि जब रास्ता तंग होता है तो खून ने तो थोड़ा जाना है, तो दिल क्या करता है, दिल फिर ज्यादा स्पीड लगाता है, ज्यादा जोर से पंप करता है, ताकि खून जो है ज्यादा से ज्यादा वो तंग रास्ते से गुजर के तो जल्दी पहुंच सके। तो जब खून ज्यादा पंप लगाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर आपको बड़े मसले आ जाते हैं। फिर वो किसी को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, फिर किसी को हार्ट अटैक। अब देखो, दिल ज्यादा से ज्यादा पंप कर रहा है ना, जोर लगा रहा है, दिल को जोर लगाना पड़ रहा है, तो दिल मशीन है ना, थक सकता है। तो वो फिर हम कहते हैं कि जी वो हार्ट अटैक आ गया, कि एकदम ही दिल ने काम करना छोड़ दिया, और फिर वो दिल जो था फिर दोबारा काम करने लग गया। तो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, ये आपके खून के जो शरीयाने ने बंद करता है, और ये दिल को मजबूर करता है कि ज्यादा से ज्यादा जोर से पंप करे खून को। एचडीएल से क्या मुराद है? एचडीएल से मुराद है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है कि ये ऊपर ऊपर रहता है, ये सेंटर में रहता है, ऊपर रहता है। ये कभी भी जो है ना, खून की जो जो शरेयाने हैं, खून की जो नाड़े हैं, उसके अंदर जो है ना, ये कहीं पे बैठता नहीं है, कहीं पे टच नहीं होता। ये सेंटर में रहता है, ये खून के साथ साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, ये कहीं पे बैठता नहीं है, ये कहीं पे जमता नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। जितनी आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हैं ना, यानी जितने आप शौक से ये बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रस खाते हैं, तंदूर की रोटी खाते हैं, ठीक है, ये जो नान होते हैं ये खाते हैं, उतना ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर ये जो एलडीएल है ये बढ़ता है, उतना ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है। और जब एलडीएल बढ़ता है तो ये एचडीएल की तादाद को डिक्रीज करता है, एचडीएल को ये कम करने लग जाता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वॉक किया करें, जब आप वॉक करते हैं तो आपका एचडीएल बढ़ता है, बगैर खाए पिए आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। किस तरह बढ़ जाता है? जब आप वॉक करते हैं तो आपका एलडीएल कम होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये वॉक करने से कम होता है। तो जब आप वॉक करते हैं तो और ट्रांस फैट कम होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होता है, जब ये कम होता है तो फिर ये एचडीएल की तादाद को इफेक्ट नहीं करते, और एचडीएल की तादाद होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इनके कम होने की वजह से। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की टर्म भी मैंने इस्तेमाल की। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये पाई जाती है जी एनिमल फैट्स में। और जितनी भी हम जो एनिमल फैट को लेते हैं, जो भी बनाते हैं हम चीज़ एनिमल फैट से, ठीक है, उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल होती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये हमारे लिए ज़रूरी भी होती है, लेकिन अच्छी वाली, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमें चाहिए। हमें एलडीएल नहीं चाहिए, एलडीएल हमने कम से कम रखनी है। ठीक है, जितनी एलडीएल होगी उतनी जल्दी हम अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। तो जो अच्छे सोर्स है कोलेस्ट्रॉल के, वो एग योक है, अंडे की जर्दी, उसमें कोलेस्ट्रॉल होती है। बीफ के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, चिकन के अंदर, फिर जो ये झींगे होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो है जी, ये ब्लड स्ट्रीम में लिपोप्रोटीन्स के जरिए जो है वो पहुंचती है। और ठीक है, तो ये आपने एलडीएल एचडीएल का जो है ना ये फर्क याद रखना है।
फिर एक और चीज़ है जो फैट्स के साथ लिंक्ड है, वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है ना एक असेंशियल फैटी एसिड है, और ओमेगा 6 भी एक असेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इन्हें बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये आपको अपनी डाइट में ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 ओमेगा 6। ठीक है, और जो लोग ओमेगा 3 ओमेगा 6 को लेते हैं ना अपनी डाइट में, उनको दिल की बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जिस तरह पीनट है ना, ये जो मूंगफली है, ये जो लोग खाएंगे ना इस सीजन के अंदर और रोजाना रेगुलरली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी खाते जाएंगे, उनके दिल के मसाइल जो है ना वो फ्यूचर के अंदर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है ना, ये मछली के अंदर भी, जो ठंडे पानी की मछली होती है उसके अंदर होते हैं। जिस तरह वो सैलमोन बहुत लोग खाते हैं, ठीक है, सार्डाइंस खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि सैलमोन के अंदर जो है ना ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत होता है। इसके अलावा भी बड़े सोर्सेज हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 के। वालनट है, पीनट्स है। वालनट बहुत अच्छी चीज़ है, अखरोट खाया करें रोजाना। एक 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 अखरोट रोजाना खाया करें। ये मौसम है अखरोट खाने का, फिर बाद में गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर आप गर्मी से आपका मुंह पकने लग जाएगा। ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अब फैट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में फैट्स ना मिलें तो फिर क्या होता है? देखो, अगर आप फैट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे अपनी डाइट में, अच्छे वाले फैट्स को, ट्रांस फैट्स को नहीं, या बुरे वाले फैट्स को नहीं, अच्छे वाले फैट्स को, अगर आप अच्छे वाले फैट्स को अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं करेंगे, अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करेंगे, बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी ना वो ड्राई होने लग जाएगी, और आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो स्कार्फ से आने लग जाएंगे। ठीक है, आपका जो बॉडी का वेट होगा वो हल्का होगा, कम होगा। आपकी बॉडी की ग्रोथ पुअर होगी, आपकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, आपके जो जख्म होंगे वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, हेयर लॉस होगा। आपको ठंड जो है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, आपकी ठीक है, ठंड आपको ज़्यादा फील होगी। ठीक है, इन्फेक्शन आपको जल्दी हो जाया करेगा क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके ऊपर भी ये फर्क पड़ता है, वो भी इरेगुलर हो जाता है। ओके, तो ये था जी हमारा इसका पार्ट 1। और अगला जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं फिर ये बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करता हूँ। बाकी लेक्चर को, ये वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना। आप लोगों का फीडबैक मैं पढ़ता हूँ, और ये एक टीचर के लिए मोटिवेशन होती है कि लोग जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी किसी ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो लाजमी देखना।